प्यारे मित्रों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसे प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पहला साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों की संख्या 4 है जो क्रमशः है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रयी वेद कहा जाता है। ऋग्वेद यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 1017, कहीं कहीं 1028 सूक्त हैं। इनमें 10,462 ऋचाएँ हैं। तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है जो पुरुषनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। आत्मा के आवागमन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से लिया गया है। अस्तो मां सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में वर्णित है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माँ उपले पायती है, अर्थात भिन्न कार्यों को करने वाले लोग एक ही परिवार में रहते थे। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इसमें अध्यायों की संख्या 40 है। अथर्ववेद की विषय वस्तु विविध है। इसमें विवाह, जादू टोना, साप, वशीकरण, औषधि आदि का उल्लेख है। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ समीप बैठना होता है। इसका विषय वस्तु दर्शन है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या कहा गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा गया है। वैसे तो 108 उपनिषदों की संख्या है, लेकिन 12 से 13 महत्वपूर्ण है। कुछ उपनिषदों की रचना तो अकबर के समय तक होती रही, जैसे अल्लोपनिषद। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में वर्णित है कि यज्ञ वह नौका नहीं है जिससे भवसागर पार किया जा सके। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों का सही अर्थ जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। शब्दों की उत्पत्ति की जानकारी निरुक्त से प्राप्त होती है। स्मृति में मनु स्मृति सबसे प्रसिद्ध है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। फिर महाभारत, रचयिता वेद व्यास, मूल नाम जय संहिता या यव संहिता। प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हुआ। अंततः श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई और महाभारत कहलाया, जो कि 18 पर्वों में विभक्त है। रामायण, रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, संस्कृत में रचना किए थे रामायण की। प्रारंभ में 1200 श्लोक, बाद में बढ़कर श्लोकों की संख्या 2400 हो गई। वाल्मीकि रचित रामायण 7 कांड में विभक्त है। बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा युद्ध कांड और 7वां उत्तर कांड। पुराण, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। पुराणों की संख्या 10 है। पुराणों का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि
इसमें राजाओं की वंशावलियाँ पाई हैं। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। इससे सातवाहन कुल पर प्रकाश पड़ता है। विष्णु पुराण से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक, पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी है। सुत्त पिटक बुद्ध के वचन एवं उपदेश इसमें संग्रहित हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघों के नियम हैं। अभिधम्म बौद्ध दर्शन है। जातकों में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। मिलिंद पन्हो, मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप है। दीप वंश में सिहल द्वीप पर प्रकाश पड़ता है। महावंश में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के समकालीन थे। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 14 पूर्वास या महावीर द्वारा दिए गए 14 मौलिक सिद्धांत जिस ग्रंथ में संकलित है वह पूर्व कहलाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र। धर्मेंतर या गैर धार्मिक या लोक साहित्य में सबसे पहला अर्थशास्त्र, रचनाकार चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों या खंडों में बटा है। इसमें 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की तुलना मेकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मुद्रा राक्षस, रचना विशाखदत्त ने की। चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के विषय में और साथ ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी, रचनाकार पाणिनि है इसके। यह संस्कृत व्याकरण है। पतंजलि ने पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा, यानी महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। गार्गी संहिता, यवन आक्रमण का उल्लेख इसमें मिलता है। मालवी काग्निमित्र, रचनाकार कालिदास। पुष्यमित्र शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा रचित की गई। नीति शास्त्र के रचनाकार कामंदक हैं। स्वप्न वासोदत्तम, रचनाकार भास, गुप्तकालीन लेखक हैं ये। स्वप्न वासदत्तम भारतीय साहित्य का पहला पूर्व नाटक है। मृच्छकटिकम, रचनाकार शूद्रक हैं। इसका शाब्दिक अर्थ माटी का खिलौना, गाड़ी। इससे गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। नव सहसांक चरित्र, रचनाकार पद्मगुप्त। राजतरंगिणी, रचनाकार कल्हन, 12वीं सदी के रचनाकार थे ये। शाब्दिक अर्थ राजाओं की धारा, कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने 11 अन्य ग्रंथों की सहायता से किया, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। भूवैज्ञानिक युग से लेकर स्वयं अपने युग तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन दिया। यह पहली कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान हैं। जोनराज तथा प्रज्ञभट्ट ने राजतरंगिणी में कल्हन के विवरण को आगे बढ़ाया। विक्रमांक देवचरित, रचनाकार बिल्हन। कुमारपाल चरित, रचनाकार हेमचंद्र। प्रबंध चिंतामणि, रचनाकार मेरुतुंग। यह ग्रंथ जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कार्की कौमुदी, रचनाकार सोमेश्वर। पृथ्वीराज विषय, रचनाकार जयानक भट्ट। पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। भूगोल, इसके रचनाकार टॉलमी। नेचुरल हिस्टोरी का रचनाकार प्लिनी। इसमें भारत एवं इटली के बीच होने वाली व्यापार की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। 4 युगों का क्रम है, कृत, त्रेता, द्वापर, कली।
स्रोतों में दूसरा स्रोत पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य हैं, अभिलेख संबंधी, मुद्रा संबंधी और तीसरा स्मारक संबंधी। तो पहला अभिलेख साक्ष्य, इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख स्तंभों, शिलाओं, मुद्राओं, मूर्तियों, गुहाओं में खुदे हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य अत्यंत प्रामाणिक हैं तथा इनमें भारतीय इतिहास के अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। जहाँ साहित्यिक साक्ष्य गौण है, वहाँ हमारी सहायता पुरातात्विक साक्ष्य करता है। भंडारकर केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं। इस पर वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। आरंभ अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अभिलेखों में संस्कृत का प्रयोग 2वीं शताब्दी में किया गया। प्रादेशिक भाषाओं में अभिलेख 9वीं 10वीं शताब्दी से मिलने लगे हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि में है। अशोक पहला शासक है जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ टोपरा से दिल्ली मंगवाया। उसे पढ़वाने का प्रयास किया, पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिशम ने 1837 ईस्वी में पढ़ा, तब अशोक के अभिलेख पढ़े जा सके। अभिलेखों में अशोक का नाम देवताओं का प्रियदर्शी मतलब देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का अशोक नाम मिलता है। मगध के सम्राट के रूप में अशोक का उल्लेख भाब्रू अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख, इसके शासक कलिंग राजा खारबेल। जूनागढ़ अभिलेख, इसके शासक शक, क्षत्रप, रुद्रदामन थे। नासिक गुहलेख, इसके शासक सातवाहन नरेश पुलुमावी। प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति, इसके शासक गुप्त नरेश समुद्रगुप्त। भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, इसके शासक गुप्त नरेश स्कंदगुप्त। मंदसौर अभिलेख, इसके शासक मालव नरेश यशोवर्मन। ऐहोल अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का शासक। ग्वालियर अभिलेख, शासक प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख, शासक बंगाल नरेश या विजय सेन। बेसनगर अभिलेख, यवन राजदूत हेलियोडोरस। एरन अभिलेख, शासक भानुगुप्त। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख में ही मिलता है। मुद्राओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक एविडेंस कहते हैं। भारत में मुद्रा का इतिहास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहे गए। आहत सिक्के अधिकतर चांदी के बने हैं, कुछ सिक्के तांबे के मिले हैं। आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुए हैं। इन मुद्राओं पर लेख नहीं होता था। इन मुद्राओं पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की आकृति ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। राजाओं के अतिरिक्त व्यापारिक श्रेणियों नगर निगमों द्वारा जारी किए जाते थे। साधारणतया 206 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें इन मुद्राओं की सहायता से होती है। पंचाल के मित्र शासकों मालव और यौजेय आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। हिंद यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। इनके सिक्के लेखयुक्त होते थे। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के
जारी किए। फिर स्मारक या भवन, इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आती हैं। इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। खुदाई में मिले महत्वपूर्ण अवशेषों में हड़प्पा सभ्यता, पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय लकड़ी के बने राजप्रसाद का ध्वंसावशेष प्राप्त हुआ है। अरिका मेडु जो पुदुचेरी है से रोमन सिक्के, बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं। मूर्तियाँ, मूर्ति पूजा का साक्ष्य सर्वप्रथम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियाँ बनाई गई उनसे जनसाधारण की धार्मिक अवस्थाओं और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश पड़ा है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झांकी मिलती है। चित्रकला, चित्रकला से भी तत्कालीन जिंदगी या जीवन की झलक मिलती है। अजंता जो महाराष्ट्र औरंगाबाद जिला के चित्रों में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। अजंता के चित्रों में माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी के जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। यूनानी रोम लेखक में सबसे पहला हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। हिस्टोरिका में भारत फारस संबंधों का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष बिताया। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज के विवरण से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका मूल रूप से प्राप्त नहीं है। तीसरा है डायमेकस। डायमेकस सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। चीनी लेखकों में फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 14 वर्ष रहा। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया 629 से 645 ईसा पूर्व के आसपास। हुएनसांग 16 वर्षों तक भारत में रहा। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। इसे नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत सियुकी है। व्हीलो ने हुएनसांग की जीवनी लिखी है। फिर इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। अरबी लेखक में अलबरूनी ख्वारिज्म रीवा का रहने वाला था। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद अर्थात भारत की खोज उसने लिखी। सुलेमान 9वीं सदी के मध्य में भारत आया। यह पाल प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है। अलमसूदी इसने राष्ट्रकूट राजाओं के विषय में लिखा है। ये हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है इन सबों से। इसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।